राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ का रिश्ता। जयपुर की पुरानी बस्तियों में एक अजीब बात होती है। वहाँ घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, आदतों से बनते हैं। हर सुबह किसी आंगन में तुलसी पर चढ़ता पानी, हर शाम छतों पर सूखते कपड़े, हर गली में लौटते बच्चों की आवाज़ें और हर खिड़की के पीछे किसी न किसी औरत की अधूरी थकान छिपी होती है। मेरा घर भी उन्हीं घरों में से एक था। बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण, हल्के पीले रंग की दीवारें, बरामदे में पुरानी लकड़ी की कुर्सी, दरवाजे के ऊपर टंगी भगवान की छोटी सी तस्वीर और अंदर ऐसा सन्नाटा जो धीरे धीरे इंसान का हिस्सा बन जाता है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर आदमी को सबसे ज़्यादा अपने ही घर की आवाज़ें पहचान में आने लगती हैं। कौन सी खिड़की हवा चलने पर हल्का कंपन करती है, कौन सा दरवाज़ा बंद करते समय चरमराता है, और कौन सी याद रात के किस पहर चुपके से दिल पर दस्तक देती है। लोग समझते हैं कि अकेले रहने वाले बुजुर्गों की ज़िंदगी बहुत शांत होती होगी, लेकिन सच ये है कि उनकी ज़िंदगी में बातें कम और सोच ज़्यादा होती है। दिन छोटे कामों में कट जाता है, लेकिन शाम शाम ढलते ही पुरानी यादें कमरे में ऐसे उतरने लगती हैं जैसे किसी ने धीरे से बंद अलमारी खोल दी हो। कभी पति की हंसी याद आती है, कभी बच्चों का बचपन, कभी वह दिन जब घर में एक साथ 4 लोगों की आवाज़ें गूंजती थी। और अब वही घर घड़ी की टिक टिक से भरा रहता है। मैंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पताल के सफ़ेद गलियारे में बिताया था। वहाँ रोज़ जन्म भी देखे थे, मौत भी देखी, रिश्तों की सच्चाई भी देखी और इंसानों की मजबूरियाँ भी। मैंने ऐसे बेटे देखे जो बूढ़े बाप को भर्ती करवाकर महीनों लौटकर नहीं आए, और ऐसी माएँ भी देखी जो खुद ऑक्सीजन पर होते हुए अपने बच्चे के लिए चिंता करती रही। अस्पताल इंसान को एक बात बहुत जल्दी सिखा देता है कि दर्द की सबसे बड़ी आवाज़ हमेशा चुप्पी में निकलती है। शायद इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी मेरी आदत नहीं बदली थी। मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेती थी, उनकी आवाज़ के पीछे छिपी बेचैनी पहचान लेती थी और रिश्तों में आती दरारों की आहट भी सुन लेती थी। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया की सबसे समझदार औरत भी अपनी औलाद के मामले में अक्सर कमज़ोर पड़ जाती है। माँ चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, बेटी की आवाज़ में आई थकान उसे भीतर तक हिला देती है, और शायद इसी कमजोरी का नाम ममता है। मेरी ज़िंदगी भी धीरे धीरे आदतों में बदल चुकी थी। सुबह चाय बनाते समय अपने पति की तस्वीर से नज़र मिलाना, पुराने रेडियो पर भजन लगाना, शाम को बालकनी में खड़े होकर गली की हलचल देखना और रात को सोने से पहले ये सोच लेना कि अब ज़िंदगी में कोई बड़ा तूफान नहीं आएगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल बस यही होती है कि वह सोच लेता है अब सब स्थिर हो गया है, क्योंकि रिश्ते कभी पूरी तरह शांत नहीं होते। उनमें कहीं ना कहीं कुछ अनकहा, कुछ दबा हुआ, कुछ अधूरा हमेशा बचा रहता है। और फिर एक दिन वही अधूरापन किसी साधारण सी शाम को दरवाज़ा खटखटाकर सामने खड़ा हो जाता है। उस शाम भी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे अपने ही घर की हवा कुछ देर बाद इतनी भारी हो जाएगी। मुझे ये भी नहीं पता था कि बरसों से संभाल कर रखी गई एक पुरानी डायरी अचानक सिर्फ कागज़ नहीं रहेगी, बल्कि एक माँ की पूरी ज़िंदगी की गवाही बन जाएगी। मेरे जयपुर वाले घर में शामें हमेशा थोड़ी जल्दी उतर आती थी। बाहर गली में सब्जी वालों की आवाज़, ऊपर वाली छत से बच्चों की दौड़ भाग और मेरे किचन में कुकर की सीटी, बस यही मेरी दुनिया रह गई थी। रिटायरमेंट के बाद आदमी को लगता है कि अब आराम मिलेगा, लेकिन सच पूछो तो खाली समय भी एक तरह की ड्यूटी ही होता है। फ़र्क बस इतना है कि पहले अस्पताल में मरीजों की फाइलें संभालती थी, अब अपनी यादें संभालती हूँ। मेरे पति को गए हुए 15 साल हो चुके थे। उनकी तस्वीर ड्राइंग रूम की दीवार पर आज भी वैसे ही टंगी थी, और रोज़ सुबह चाय बनाने से पहले मेरी नज़र अनजाने में उसी तस्वीर पर जाकर टिक जाती थी। मैं उनसे कुछ मांगती नहीं थी, बस आदत सी बन गई थी मेरी। मेरी बेटी रिया की शादी को 12 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में जब वह मायके आती तो घर में रौनक लौट आती थी। कभी कहती, मम्मी आपके हाथ की कड़ी बना दो ना, मुझे बहुत पसंद है। कभी पुरानी रजाई ढूंढती और कभी पापा को याद करके रो पड़ती। लेकिन धीरे धीरे उसके आने का तरीका बदलने लगा था। पहले वह बच्चों की बातें करती थी, और अब बस फीस, ईएमआई, ससुराल के ताने और रिश्तेदारों की तुलना लेकर बैठ जाती थी। मैं समझती थी कि शादी के बाद लड़की 2 घरों के बीच रस्सी पर चलती है, गिरती भी है, संभलती भी है, लेकिन टूटती सबसे ज़्यादा अंदर से है, क्योंकि दोनों तरफ लोग बस तमाशा देखते हैं। उस दिन भी वह शाम को अचानक आई थी। मैंने सोचा था चाय पिएगी, थोड़ा बैठेगी। मैंने बेसन के चीले बनाए थे क्योंकि बचपन से उसे बहुत पसंद थे, लेकिन उसने प्लेट की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना मोबाइल टेबल पर उल्टा रखा और सीधे बोली कि उसे मुझसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने गैस धीमी की और शांत आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? वह पहले थोड़ा संभल कर बोली कि मैं अकेली रहती हूँ, आजकल कितने फ्रॉड होते हैं।
बैंक वाले भी भरोसे के नहीं रह गए हैं अब, और मुझे अपनी सेविंग किसी भरोसेमंद इंसान के साथ मैनेज करनी चाहिए। मैं चुप रही, क्योंकि अस्पताल की नौकरी ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दी थी कि पहले सामने वाले को पूरा बोलने दो, तभी असली दर्द बाहर आता है। रिया ने गला साफ किया और बोली कि कम से कम मेरी एफडी और पेंशन का ऑनलाइन एक्सेस उसके पास होना चाहिए, क्योंकि आखिर वह मेरी बेटी है। फिर उसने वही बात कही जिसने मेरे भीतर कहीं बहुत गहराई में चोट की थी। उसने कहा कि कल को मुझे कुछ हो गया तो। मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे से पूछा कि कल को कुछ हो गया तो मतलब? वह थोड़ा चिढ़ गई और बोली कि मैं हर बात पकड़ लेती हूँ, जबकि वह मेरी भलाई के लिए बोल रही है। फिर उसने कहा कि मेरे खर्चे ही कितने हैं, बिजली, दवा और राशन, बाकी पैसा तो बस पड़ा ही रहता है ना। वही पड़ा रहता है वाला शब्द मेरे कानों में अटक गया था, क्योंकि पैसा कभी पड़ा नहीं होता। उसमें किसी की भूख, किसी की नींद, किसी की कमर का दर्द और किसी की पूरी ज़िंदगी की ड्यूटी दबी होती है। फिर भी मैंने खुद को शांत रखा और उससे कहा, ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर मदद करूँगी बेटा, लेकिन अभी अकाउंट का कंट्रोल मेरे पास ही रहने दे। बस मेरी यही बात उसके अंदर जैसे आग बनकर उतर गई। वह कुर्सी पर आगे झुककर तेज आवाज़ में बोली, मैंने उसकी ज़िंदगी में आखिर किया ही क्या है? उसने कहा कि उसकी शादी में भी मैंने कुछ खास नहीं किया उसके लिए। रिश्तेदार आज तक ताना मारते हैं उसको कि पिता नहीं थे, इसलिए शादी जैसे तैसे निपटा दी गई बस। न ढंग का दहेज, न बड़ा गिफ्ट और न ही कोई सहारा। मेरे हाथ में उस समय चाय की छलनी थी और मैं कुछ सेकंड तक उसे वैसे ही पकड़े रही। कुकर की सीटी बंद हो चुकी थी, लेकिन मेरे कानों में जैसे कोई और ही आवाज़ गूंज रही थी। मैंने धीरे से पूछा कि उसने अभी क्या कहा, लेकिन उसने नज़रें नहीं हटाई। शायद उसे लगा था कि मैं रो पड़ूंगी या हर माँ की तरह चुप होकर हार मान लूंगी। मगर उस दिन मेरे अंदर सिर्फ माँ नहीं थी, उस दिन मेरे अंदर वह सरकारी अस्पताल वाली स्टाफ नर्स भी थी जिसने 30 साल तक लोगों की झूठी मुस्कान और असली तकलीफ में फ़र्क करना सीखा था। रिया लगातार बोले जा रही थी कि बाकी माएँ अपनी बेटियों के लिए फ्लैट खरीदती है, कार देती है, सोना देती है, और मैंने उसे क्या दिया? मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। अजीब बात होती है कि कभी कभी सबसे बड़ा अपमान सुनकर भी इंसान नहीं टूटता, बस उसके अंदर कुछ सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे आत्मसम्मान खुद आवाज़ देता हो कि अब बहुत हो गया। मैंने चाय बंद की, कप सिंक में रखा और उससे सिर्फ इतना कहा कि पहले चीला खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। वह हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में अपनापन नहीं, ताना था। उसने कहा कि वह यहाँ चीला खाने नहीं आई है। मैंने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि वह यहाँ किस लिए आई है। कई बार घर के बुजुर्ग इसीलिए चुप नहीं रहते कि उनके पास जवाब नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके जवाब इतने पुराने जख्मों से निकलते हैं कि उन्हें बाहर लाने में बरसों की धूल हटानी पड़ती है। मैं धीरे धीरे उठी और ड्राइंग रूम के कोने में रखी पुरानी स्टील की अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। पीछे से रिया ने पूछा कि अब मैं क्या ढूंढ रही हूँ। मैंने चाबी का छोटा सा गुच्छा निकाला जिसमें एक पुरानी काली पड़ चुकी चाबी लगी थी। जैसे ही अलमारी खुली, कपूर की गंध, पुराने कपड़ों की गंध और बंद कागजों की मिली जुली गंध बाहर फैल गई। ऊपर वाली सेल्फ में मेरी साड़ियाँ रखी थी, नीचे पेंशन के कागज़, दवाइयों की पर्चियाँ और पासबुक पड़ी हुई थी। सबसे पीछे एक पुराना कपड़े का थैला रखा था जिसे मैंने कई सालों से हाथ नहीं लगाया था। मैंने उसे बाहर निकाला तो रिया बेचैन होकर बोली कि माँ, ड्रामा मत करो। मैंने बिना जवाब दिए थैले की गांठ खोली, अंदर से एक मोटी पुरानी डायरी निकाली जिसके पन्ने हल्के पीले पड़ चुके थे। मैंने वह डायरी डाइनिंग टेबल पर रखी और अपनी ऐनक ठीक की। पहली बार रिया के चेहरे पर हल्की उलझन दिखाई दी। उसने पूछा कि ये क्या है। मैंने डायरी पर हाथ रखते हुए कहा कि ये उसकी शादी का हिसाब है। वह चुप हो गई। मैंने कुर्सी खींची, बैठी और पहला पन्ना खोला। ऊपर 12 साल पुरानी तारीख लिखी हुई थी। मेरी अपनी लिखावट आज भी वैसी ही साफ थी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा कि आज वह सुन ले कि उसकी शादी में क्या क्या हुआ था। लेकिन ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं था, ये उन रातों का भी हिसाब था जिसमें उसकी माँ ने अपनी नींद गिरवी रखी थी। ये उन ड्यूटियों का हिसाब भी था जिनमें मैंने बुखार में भी अस्पताल की शिफ्ट पूरी की थी ताकि उसकी शादी में कोई कमी ना रह जाए। मैंने पहला पन्ना खोला तो रिया के चेहरे पर वही बेचैनी उतर आई जो अक्सर मरीजों के रिश्तेदारों के चेहरे पर तब उतरती थी जब जब हम फाइल खोलकर असली रिपोर्ट पढ़ना शुरू करते थे। फिर सारे कागज़ बोलना शुरू कर चुके थे। मैंने डायरी के पन्नों पर उंगलियां फेरते हुए धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कम्युनिटी सेंटर एडवांस 25,000, तारीख 17 जनवरी, स्टेट बैंक बापू नगर ब्रांच से कैश निकासी। रिया ने तुरंत बात काटते हुए कहा कि शादी में हॉल तो बुक करना ही पड़ता है ना। मैंने क्या अलग कर दिया, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने अगली लाइन पढ़ी, टेंट वाले की दूसरी किस्त 18,000,
हलवाई एडवांस 15,000, मेहमानों के लिए मिठाई के डब्बे 9,600। चौड़ा रास्ता वाली साड़ी की दुकान से 22 साड़ियाँ, मौसी, ताई और ससुराल पक्ष की औरतों के लिए 31,400। रिया की उंगलियां टेबल पर बेचैनी से चल रही थी, जैसे वह खुद को अब भी सही साबित करने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे से कहा कि ये सब तो हर शादी में होता है। मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ, हर शादी में होता है, लेकिन हर शादी में दुल्हन का बाप शादी से 8 महीने पहले मरता नहीं है। कमरे में एकदम से सन्नाटा फैल गया। पहली बार मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उनमें हल्की सी झिझक उतर आई थी, जैसे उसे वह वक्त याद तो था, लेकिन उसने अपनी सुविधा के लिए उन यादों को किसी बंद डिब्बे में डाल दिया था। मैंने डायरी बंद नहीं की, मैं बस बोलती चली गई, तेरे पापा तेरी शादी से 8 महीने पहले गए थे। घर में शौक भी था और समाज की घड़ी भी चल रही थी। लोग आते थे, चाय पीते थे, दुख जताते थे और जाते जाते धीरे से यही कह जाते कि लड़की जवान है, ज़्यादा देर मत करना। किसी ने ये नहीं पूछा कि जवान लड़की की माँ की हिम्मत बची भी है या नहीं। मैंने अगला पन्ना पलटा। छोटी सोने की चैन दाम बढ़ने से पहले खरीदी, 48,000। कान के टॉप्स 23,000, चांदी की पायल 5,200, राजस्थानी लहंगे का एडवांस 11,000। रिया ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि उसके ससुराल वाले हमेशा कहते थे कि गोल्ड बहुत कम दिया था। मैं हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान थकी हुई थी। मैंने कहा कि ससुराल वाले ये भी कहते हैं कि बहू के मायके वाले ज़्यादा दिन तक टिक गए तो बोझ बन जाते हैं। लोग बोलने के लिए बैठे रहते हैं बेटा, लेकिन तू सुनने के लिए क्यों बैठ गई? उसके पास इस बार कोई जवाब नहीं था। मैंने डायरी से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। वह बैंक की निकासी पर्ची थी, जिसके पीछे मेरी लिखावट में लिखा था कि ये खर्च किसी को बताना नहीं। मैंने वह पर्ची उसकी तरफ बढ़ाई और कहा कि ये वही 75,000 थे जो तेरे पापा की बीमारी के बाद बची आखिरी फिक्स डिपॉजिट से निकाले थे। रिया ने कांपते हाथों से पर्ची उठाई, कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और फिर वापस रख दी। उसकी आवाज़ अब धीमी पड़ चुकी थी। उसने पूछा कि मैंने उसे कभी ये बात बताई क्यों नहीं? मैंने गहरी सांस लेकर कहा कि क्योंकि उस समय तू मंडप में बैठी थी, हिसाब की कॉपी लेकर नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि तू फेरे लेते वक्त मेरी चिंता गिने। मैंने अलमारी से एक और पुराना फोल्डर निकाला जो साथ ही लेकर आई थी। उसमें अस्पताल के पुराने ड्यूटी चार्ट की फ़ोटोकॉपी रखी थी। कागज़ के कोने पर समय के पीले निशान पड़ चुके थे। मैंने फरवरी का कैलेंडर उसके सामने रखा और कहा कि ये देख, लगातार रात की ड्यूटी, फिर मार्च में 8 दिन एक्स्ट्रा शिफ्ट, फिर अप्रैल में शादी से ठीक पहले डबल ड्यूटी। तो कहती थी ना कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं चिड़चिड़ी नहीं हुई थी, मैं थक गई थी। रात भर अस्पताल में मरीजों की ड्रिप चेक करती, सुबह घर आकर रिश्तेदारों की लिस्ट बनाती, दोपहर को बाजार भागती और शाम को तेरे लहंगे की फिटिंग वाले को फ़ोन करती। रिया अब धीरे से कुर्सी पर बैठ चुकी थी। कुछ देर पहले जो लड़की लड़ने आई थी वह अपने ही सवालों के नीचे दबती जा रही थी। उसने बहुत धीरे से कहा कि उसे हमेशा लगता था कि मैंने शादी बहुत साधारण रखी थी। मैंने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, साधारण रखी थी, क्योंकि दिखावे के लिए कर्ज लेकर तेरी माँ को सड़क पर नहीं आना था। लेकिन साधारण का मतलब ये भी नहीं होता कि बेटी को खाली हाथ विदा किया जाए। मैंने डायरी का एक और पन्ना खोला जिसमें छोटे छोटे खर्च दर्ज थे। तेरी सहेलियों के लिए चूड़ियाँ 3,000, मेहंदी वालों को बाकी पेमेंट 4,500, बारातियों के लिए ठंडाई और पानी की व्यवस्था 7,000, स्टेशन से रिश्तेदारों को लाने के लिए 2 गाड़ियाँ 6,800, फोटोग्राफर को एक्स्ट्रा एल्बम के लिए 5,000, पंडित जी की दक्षिणा और अलग से उनके रहने की व्यवस्था। हर लाइन के आगे रकम लिखी हुई थी और हर रकम के पीछे मेरी कई रातों की नींद जुड़ी हुई थी। रिया अब लगातार डायरी को देख रही थी। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि माँ का प्यार हमेशा बड़े गिफ्ट में नहीं दिखता। कई बार वह टूटी चप्पलों, एक्स्ट्रा ड्यूटी और छिपाकर रखी गई बैंक पर्चियों में छिपा होता है। रिया की आंखें अब डायरी के पन्नों पर नहीं, मेरे चेहरे पर टिक गई थी, जैसे वह पहली बार मुझे माँ नहीं, एक इंसान की तरह देखने की कोशिश कर रही हो। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी और बाहर गली में सब्जी वाले की आखिरी आवाज़ धीरे धीरे दूर जा रही थी। मैंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। उसके दोनों हाथ अब भी डायरी के ऊपर टिके हुए थे, जैसे वह उन पन्नों के नीचे दबे सालों को महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा कि क्या सच में मुझे विदा करने के बाद घर में पैसे की इतनी तंगी हो गई थी? मैं हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में थकान ज़्यादा थी। मैंने कहा कि बेटी की शादी के बाद हर माँ के घर में सिर्फ अलमारी खाली नहीं होती, बहुत कुछ खाली हो जाता है। बैंक अकाउंट, ताकत, नींद और कई बार तो जीने का हौसला भी। तेरे जाने के बाद इस घर में सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर किसी चीज़ की आती थी तो वह थी सन्नाटे की। पहले तेरे पापा थे तो दुख आधा हो जाता था, क्योंकि रात को कोई पूछने वाला होता था कि थक गई क्या। लेकिन उनके जाने के बाद मैं खुद से पूछती थी और खुद ही जवाब देकर सो जाती थी। मैंने धीरे से वह पुरानी बैंक पासबुक उसकी तरफ सरकाई, जिसमें कई महीनों तक खाते में सिर्फ पेंशन की छोटी रकम और उसके बाद लगातार निकासी दर्ज थी।
मैंने कहा कि तेरी शादी के अगले 6 महीने तक मैंने नई साड़ी तक नहीं खरीदी थी। अस्पताल जाते वक्त वही 2 पुरानी कॉटन की साड़ियाँ बदल बदल कर पहनती ताकि लोगों को लगे कि सब ठीक चल रहा है। क्योंकि समाज को सच नहीं चाहिए होता, उसे बस तमाशा चाहिए होता है। अगर माँ मुस्कुराती रहे तो सब मान लेते हैं कि घर संभला हुआ है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें बिना पंखे के काटी गई, कितनी बार दवा आदि खाकर महीने निकाले गए, ये कोई नहीं पूछता। रिया अब चुप थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की नमी उतर आई थी, लेकिन वह अभी भी खुद को संभाले बैठी थी। शायद अपराध बोध और अहंकार दोनों उसके भीतर लड़ रहे थे। मैंने अलमारी से एक छोटा डिब्बा निकाला। उसमें तेरे पापा की पुरानी घड़ी रखी थी, जो उनकी मौत के बाद मैंने कभी किसी को नहीं दी। मैंने उसे हाथ में लेकर कहा कि याद है, तूने शादी के वक्त जिद की थी कि दूल्हे को ब्रांडेड घड़ी ही दूंगी, वरना लोग बातें करेंगे। उस समय मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे, तब मैंने तेरे पापा की ये घड़ी बेचने का फैसला कर लिया था। अगले दिन दुकान तक भी चली गई थी मैं, लेकिन दुकान के बाहर खड़े होकर मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लगा जैसे मैं घड़ी नहीं बेच रही, अपने आदमी की आखिरी निशानी तोल रही हूँ। इसलिए मैं वापस लौट आई। फिर क्या किया पता है? मैंने लगातार 14 दिन डबल ड्यूटी की। पैरों में सूजन आ गई थी, लेकिन तेरे सामने मुस्कुराकर बोली कि अस्पताल में स्टाफ कम है, इसीलिए काम ज़्यादा है। रिया ने पहली बार सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां अब डायरी के कोनों को सहला रही थी, जैसे वह उन पन्नों से माफ़ी मांग रही हो। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि मैंने इतना सब अकेले किया है। मैंने शांत आवाज़ में कहा, क्योंकि माएँ हिसाब नहीं सुनाती बेटा, वे बस निभाती रहती हैं। लेकिन जिस दिन औलाद ये कह दे कि आपने मेरे लिए किया क्या है, उस दिन माँ के भीतर दबे सारे कागज खुद ब खुद बाहर आने लगते हैं। कमरे में अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर कहीं दूर से जनरेटर की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर मोमबत्ती लेने गई तो पीछे से रिया की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी, मम्मी बस कीजिए। लेकिन उस रात मैं रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि बरसों से दबे शब्द जब बाहर आते हैं तो उन्हें फिर से अंदर बंद करना आसान नहीं होता। मैंने मोमबत्ती जलाई और उसी पीली रोशनी में रिया का चेहरा और भी बुझा हुआ लगने लगा। मैंने वापस कुर्सी खींची और उसके सामने बैठते हुए कहा कि तू जानती है सबसे ज़्यादा दुख मुझे किस बात का हुआ? पैसे मांगने से नहीं बेटी, माँ से मदद मांगे तो वह उसका हक होता है, लेकिन तूने ये सोच कैसे लिया कि तेरी माँ अकेली है, इसीलिए उसकी जमा पूंजी अब बस एक पड़ा हुआ सामान है? यही बात अंदर चुप गई। रिया ने तुरंत सिर उठाकर कहा कि उसका ये मतलब नहीं था। मैंने धीरे से उसे रोका और कहा कि इंसान का असली मतलब अक्सर उसके शब्दों से पहले उसकी नज़रों में दिखाई दे जाता है। तू आज यहाँ बेटी बनकर नहीं आई थी, तू हिसाब लगाने आई थी कि तेरी माँ के पास कितना बचा हुआ है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आखिर आंसू गिर ही पड़े। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बूंदों की आवाज़ टीन की सेड़ पर पड़ रही थी। मुझे अचानक वह रात याद आई जब तेरे पापा अस्पताल के बेड पर आखिरी बार होश में आए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही थी कि रिया की शादी इज्जत से कर देना। उस समय मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि उनके बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन शायद उसी दिन मैंने ठान लिया था कि चाहे खुद कितनी भी टूट जाऊं, बेटी को झुकने नहीं दूंगी। मैंने रिया की तरफ देखा और कहा कि तेरी शादी के बाद कई रात मैं तेरे कमरे में जाकर बैठती थी। तेरी पुरानी किताबें, हेयर क्लिप, तकिए के नीचे छिपाए चॉकलेट के रैपर सब वैसे ही रखे थे। मैं घंटों वहाँ बैठकर सोचती थी कि मेरी बेटी अब अपने घर में खुश होगी। जब तू फ़ोन पर रोती थी तो मैं तुझे समझाती थी कि हर घर में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन सच बताऊं तो कई बार फ़ोन रखने के बाद मैं खुद बाथरूम में जाकर रोती थी, क्योंकि माँ अपनी बेटी का दुख सुन सकती है, बांट नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी होती है। रिया अब लगातार रो रही थी। उसने कहा कि ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर उसके अंदर भी कड़वाहट भर गई थी। हर बार जब कोई कहता कि मायके से क्या लाई हो, तब उसे लगता था कि शायद सच में उसकी शादी में कमी रह गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि कमी शादी में नहीं थी, कमी उन लोगों की सोच में थी जिन्होंने रिश्तों को तोलने के लिए सोने और गाड़ियों का तराजू बना रखा है। जिस घर को बहू की इज्जत से ज़्यादा उसके मायके का पैसा दिखाई दे, वहाँ बेटी कभी पूरी तरह खुशी नहीं रह सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी माँ को कटघरे में खड़ा कर दे। तेरे पास दुख था, मेरे पास जिम्मेदारी। फ़र्क बस इतना था कि तू रो सकती थी, मैं नहीं। क्योंकि अगर उस समय मैं टूट जाती तो पूरा घर बिखर जाता। ये सुनकर वह अचानक कुर्सी से उठी और मेरे पैरों के पास ज़मीन पर आकर बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसकी आवाज़ में वही पुरानी बच्ची लौट आई थी जो डरने पर मेरा पल्लू पकड़ लेती थी। उसने रोते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन उस स्पर्श में पहले जैसी सहजता नहीं थी अब। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस उनके भीतर हल्की दरारें पड़ जाती हैं जो हर बातचीत में दिखाई देने लगती है। मैंने उससे कहा कि गलती सिर्फ तेरी नहीं है। इस समाज ने बेटियों को बचपन से ये सिखाया ही नहीं कि माँ बाप की हैसियत के पीछे कितनी कुर्बानियाँ छिपी होती हैं। सबको बस शादी का लहंगा दिखाई देता है, उसके पीछे माँ के सूजे हुए पैर नहीं दिखाई देते। सबको दहेज कम दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि माँ ने कितनी बार अपनी दवा छोड़कर पैसे बचाए थे। मोमबत्ती की लो अब धीमी पड़ने लगी थी
और कमरे में घुला हुआ अंधेरा जैसे उन दोनों के बीच के सालों का हिसाब सुन रहा था। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई। रिया धीरे धीरे उठी और किचन की तरफ चली गई। मैंने सोचा शायद वह पानी लेने गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वही ठंडे पड़े बेसन के चीले गर्म करके प्लेट में लेकर वापस आई। उसकी आंखें अब भी लाल थी। उसने प्लेट मेरे सामने रखी और धीमे से बोली कि बचपन में जब मैं नाराज होती थी तब आप ऐसे ही खाना सामने रख देती थी और कहती थी कि पहले पेट भर ले फिर लड़ लेना। उसके होठ कांप रहे थे। मैंने प्लेट की तरफ देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ और बेटी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा दर्द शब्द नहीं देते, बल्कि वह दूरी देती है जहाँ अपनापन धीरे धीरे हिसाब में बदलने लगता है। रिया कुर्सी पर बैठ गई और बहुत देर तक चुपचाप चीले का छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ती रही। फिर उसने अचानक कहा कि उसका पति पिछले 1 साल से बिजनेस में घाटे में चल रहा है। घर की ईएमआई, बच्चों की फीस और ससुराल वालों की उम्मीदों के बीच वह खुद अंदर से टूटती जा रही थी। कई बार उसे लगता था कि अगर उसके पास मायके से थोड़ा सहारा होता तो शायद लोग उसे इतना नीचा नहीं दिखाते। मैंने उसकी पूरी बात सुनी और पहली बार उस रात उसकी आवाज़ में लालच से ज़्यादा डर महसूस हुआ। शायद वह पैसे नहीं, सुरक्षा ढूंढ रही थी, लेकिन डर जब गलत दिशा में निकलता है तो इंसान अपने ही लोगों को चोट पहुंचा देता है। मैंने धीरे से पूछा कि क्या उसके पति को पता है कि वह यहाँ किस लिए आई थी। उसने नज़रें झुका ली। यही जवाब काफ़ी था। मैंने लंबी सांस ली और कहा कि बेटी, मदद मांगना शर्म की बात नहीं होती, लेकिन भरोसा तोड़कर मदद लेना सबसे बड़ी गरीबी होती है। अगर तू सीधे कहती कि हालत ख़राब है तो शायद मैं खुद तेरे हाथ में पैसे रख देती, लेकिन तू मेरी कमजोरी गिनाने लगी। अकेलापन, उम्र, मौत का डर, माँ बूढ़ी हो सकती है, बेवकूफ़ नहीं बेटा। मेरी आवाज़ इस बार थोड़ी सख्त थी और शायद ज़रूरी भी, क्योंकि प्यार अगर हर गलती पर सिर्फ चुप रहे तो अगली पीढ़ी जिम्मेदारी सीख ही नहीं पाती। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि उसे समझ नहीं आया कि वह इतनी कठोर कैसे हो गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ज़िंदगी इंसान को कठोर नहीं बनाती, बस उसके अंदर छिपे हुए डर को बाहर ले आती है। फिर मैं उठी, अलमारी से एक छोटा लिफाफा निकाला और उसके सामने रख दिया। उसने हैरानी से पूछा कि ये क्या है। मैंने कहा कि इसमें कुछ पैसे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतने हैं कि इस महीने की फ़ीस और राशन निकल जाएगा। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा कि अब वह कुछ नहीं लेगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि ये तेरी माँ दे रही है, कोई बैंक नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये पैसे एहसान बनकर नहीं जाएंगे। इनके साथ तुझे एक बात भी ले जानी होगी। माँ बाप की इज्जत कभी उनकी जमा रकम से मत तोलना, क्योंकि जिस दिन बुजुर्ग अपने ही बच्चों की नज़रों में एटीएम बन जाते हैं उस दिन घर सिर्फ मकान रह जाते हैं, रिश्ते नहीं। रिया ने कांपते हाथों से वह लिफाफा लिया और अचानक मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों बाद वह फिर से वही छोटी बच्ची लग रही थी जो डर लगने पर मेरी गोद में छिप जाती थी। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उस रात हमारे घर के भीतर बरसों से जमा एक बहुत पुराना मौसम आखिर टूटकर बह गया था। उस रात रिया काफ़ी देर तक मेरे घर में ही बैठी रही। घड़ी ने जब 12 बजाए तब जाकर उसे एहसास हुआ कि बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने जल्दी से आंसू पोंछे, पर्स उठाया और दरवाजे तक जाकर अचानक रुक गई। पहले की तरह उसने जाते जाते बस औपचारिकता में चलती हूँ मम्मी ये नहीं कहा। वह पलट कर वापस आई और मेरे हाथ दोनों हथेलियों में लेकर बहुत देर तक चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में इस बार कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ शर्म, थकान और एक अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे से कहा कि क्या मैं सच में इतनी बदल गई हूँ। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि इंसान बदलता नहीं है बेटी, हालात उसके अंदर छिपे डर को बाहर निकाल देते हैं। फ़र्क बस इतना है कि कोई डर इंसान को विनम्र बना देता है और कोई उसे कठोर। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली कि उसे अब समझ में आ रहा है कि अकेले घर संभालना कितना मुश्किल होता है। मैंने हल्की मुस्कान से कहा कि समझ हमेशा उम्र से नहीं आती, कई बार एक गलत शब्द इंसान को सालों बड़ा कर देता है। बाहर बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू फैल चुकी थी और गली में पानी की पतली धार बह रही थी। उसने जाते जाते एक बार ड्राइंग रूम में लगी अपने पापा की तस्वीर को देखा। बहुत सालों बाद उसने तस्वीर के सामने सिर झुकाया था। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि पिता के जाने के बाद माँ सिर्फ माँ नहीं रहती, वह पूरे घर की दीवार बन जाती है। दरवाज़ा बंद होने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। घर फिर से शांत हो गया था, लेकिन उस रात का सन्नाटा पहले जैसा नहीं था, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुल गई हो। अगले कुछ दिनों तक रिया का कोई फ़ोन नहीं आया। पहले वाली मैं होती तो शायद बार बार कॉल करती, चिंता करती, सोचती कि कहीं फिर नाराज़ तो नहीं हो गई। लेकिन उस बार मैंने खुद को रोका। रिश्तों को हर समय खींचकर अपने पास रखना भी ठीक नहीं होता। कुछ दूरी इंसान को अपने व्यवहार की आवाज़ सुनने देती है। मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट आई। सुबह तुलसी में पानी डालना, दूध वाले से बहस करना कि फिर आधा पैकेट कम निकला, दवाइयों का डब्बा समय पर खोलना और शाम को छत पर जाकर थोड़ी देर आसमान देखना। लेकिन अब एक फ़र्क था। मैं हर रोज़ अलमारी खोलकर वह पुरानी डायरी नहीं देखती थी, जैसे बरसों से सीने में दबा कोई पत्थर आके थोड़ा हल्का हो गया हो।
एक हफ्ते बाद रविवार की सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा होगा कोई बिजली का बिल या मोहल्ले की औरतें आई होंगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने रिया खड़ी थी। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे, एक हाथ में सब्जियों का थैला था और दूसरे हाथ में मिठाइयों का डब्बा। पीछे उसके दोनों बच्चे भी खड़े हुए थे। मुझे देखते ही छोटा वाला दौड़कर अंदर आ गया और बोला, नानी, मम्मी रास्ते भर रोती हुई आई हैं। रिया ने तुरंत उसे डांटा, लेकिन बच्चे सच छिपाना नहीं जानते। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। आज बहुत दिनों बाद घर में फिर वही पुरानी हलचल लौट आई थी, बच्चों की आवाज़ें, चप्पलों की खटपट और किचन में खुलते बंद होते डिब्बों की आवाज़। मैं पानी रखने गई तो देखा रिया चुपचाप सिंक में पड़े मेरे बर्तन धो रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। शादी के बाद वह शायद पहली बार मेरे घर में मेहमान की तरह नहीं, बेटी की तरह काम कर रही थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि आज मैं खाना बनाऊंगी। मैंने हंसकर पूछा कि क्या बनाना भी आता है अभी? उसने पलटकर हल्की मुस्कान दी और बोली कि आपने ही तो सिखाया है माँ। बस मैंने बीच में खुद को बहुत समझदार मान लिया था। उसकी आवाज़ में इस बार विनम्रता थी, वह वाली नहीं जो मजबूरी में आती है, बल्कि वो जो इंसान के भीतर सच में कुछ टूटने के बाद पैदा होती है। दोपहर के खाने के बाद बच्चे सो गए और घर में थोड़ी शांति हो गई। रिया मेरे पास आकर फर्श पर बैठ गई, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में स्कूल से डांट खाकर बैठती थी। उसने धीरे से कहा कि उस रात घर जाकर पहली बार उसने अपने पति से झूठ नहीं बोला। उसने सब कुछ सच बता दिया कि वह मुझसे अकाउंट अपने नाम पर करवाने की बात करने आई थी। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने बताया कि उसका पति पहले तो बहुत गुस्सा हुआ, फिर देर तक चुप बैठा रहा। बाद में उसने सिर्फ एक बात कही कि इंसान जब परेशानी में होता है तब उसे सबसे आसान रास्ता सही लगने लगता है, लेकिन हर आसान रास्ता सही नहीं होता। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं हमेशा उसे थोड़ा कमज़ोर आदमी समझती थी। रिया ने कहा कि उनके बीच में अब बहुत लड़ाइयाँ होने लगी थी। बिजनेस का घाटा इतना बढ़ गया था कि घर में हर चीज़ तनाव बन चुकी थी। बच्चों की फीस की तारीख, उन्हें उससे डर लगने लगा था। ऐसे में ससुराल वालों ने भी ताने देना शुरू कर दिए। अगर मायका मजबूत होता है तो आज हालत ऐसी नहीं होती। मैंने गहरी सांस लेकर कहा कि कुछ घरों में बहू को इंसान नहीं, निवेश समझा जाता है। जब तक पैसा आता रहे तब तक सम्मान मिलता है। रिया की आंखें भर आई। उसने कहा कि शायद उन्हीं बातों ने उसके अंदर मेरे लिए भी शिकायत भर दी थी। उसे लगने लगा था कि मैंने उसके लिए कम किया। मैंने उसकी बात पूरी होने दी, फिर बहुत शांत स्वर में कहा कि सुन बेटी, दुनिया की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि लोग ताने देते हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान धीरे धीरे उन तानों पर विश्वास करने लगता है। तूने भी वही किया। तू दूसरों की आवाज़ सुनते सुनते अपनी यादें भूल गई कि तेरी माँ ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। रिया अब रो नहीं रही थी, वह बस सिर नीचा झुकाकर मेरी बातें सुन रही थी, जैसे हर शब्द उसके भीतर कहीं गहरे उतर रहा हो। शाम ढलने लगी तो उसने अचानक कहा कि वह कुछ दिखाना चाहती है। उसने अपने पर्स से एक फाइल निकाली, उसमें कुछ कागज़ थे और ऊपर बैंक का लोगो बना हुआ था। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने धीरे से कहा कि उसने और उसके पति ने फैसला किया है कि वे अपना फ्लैट बेच देंगे और छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसने जल्दी से जोड़कर कहा कि अब वह किसी और की हैसियत देखकर अपनी ज़िंदगी नहीं चलाना चाहती। ईएमआई ईएमआई के बोझ से अच्छा है कि छोटा घर हो लेकिन चैन की नींद आए। उसने कहा कि बच्चों को भी अब दिखावा नहीं, सुकून चाहिए। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। पहली बार उसमें वह घबराई हुई लड़की नहीं थी जो हर समय दूसरों की नज़रों से खुद को तोलती थी। शायद दर्द ने उसके भीतर थोड़ी समझ पैदा कर दी थी। उसने फिर मेरी तरफ देखकर कहा कि और एक बात और, अब से आपकी पेंशन, एफडी और अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ आपके पास ही रहेगा माँ। अगर कभी ज़रूरत हुई तो आप खुद बताएंगी। मैं आपसे हक नहीं मांगूंगी, भरोसा मांगूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे भीतर कुछ पिघला। मैंने आगे बढ़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और कहा कि यही तो सीख थी जो मैं तुझे उस रात देना चाहती थी। पैसा ख़त्म हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है बेटा, लेकिन रिश्तों का भरोसा एक बार टूट जाए ना तो उसे जोड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है। बाहर मंदिर से आरती की आवाज़ें आने लगी थी। हवा में शाम की ठंडी ठंडक घुल रही थी। मैंने किचन की तरफ जाते हुए उसे पूछा कि आज फिर बेसन के चीले खाए जाएं। वह हल्का सा हंसी और बोली, इस बार मैं बनाऊंगी माँ, लेकिन आप मेरे साथ खड़ी रहना। मैंने मुस्कुराकर कहा कि माए रसोई से हट भी जाए ना बेटी, फिर भी उनकी नज़र चूल्हे पर ही रहती है। और उस पल मुझे लगा कि शायद हमारा रिश्ता फिर पहले जैसा तो नहीं, लेकिन पहले से ज़्यादा सच्चा ज़रूर हो गया था। हमारे रिश्ते की चाल थोड़ी बदल गई थी। पहले वह महीने में एक बार फ़ोन करती थी और बातचीत भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब कभी सब्जी काटते हुए वीडियो कॉल कर देती, कभी बच्चों की कॉपी दिखाने लगती और कभी बिना किसी काम के सिर्फ ये पूछ लेती कि मैंने दवा खा ली या नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर इंसान को बड़े उपहार नहीं चाहिए होते, बस ये एहसास काफ़ी होता है कि किसी को अब भी आपकी चिंता है। लेकिन ज़िंदगी कभी सिर्फ एक सीख देकर शांत नहीं बैठती, वह इंसान की समझ को बार बार परखती है। और शायद हमारी परीक्षा
अभी पूरी नहीं हुई थी। करीब 2 महीने बाद की बात है। सावन का महीना शुरू हो चुका था और जयपुर की गलियों में हल्की हल्की नमी उतरने लगी थी। उस दिन मैं सुबह तुलसी में पानी डाल रही थी, तभी सामने वाली शर्मा आंटी ने आवाज़ लगाई, मेरी बेटी आई है क्या? मैंने कहा नहीं, वो अभी कुछ दिन पहले आई थी। उन्होंने थोड़ा हिचकते हुए कहा कि कल उन्होंने बाजार में रिया की सास को किसी औरत से कहते सुना था कि बहू अब मायके वालों के इशारे पर चलने लगी है और घर बेचने का फैसला भी उसी बूढ़ी माँ ने करवाया है। मैं कुछ सेकंड तक शांत खड़ी रही। अजीब बात होती है, समाज को अगर किसी घर में शांति दिख जाए ना तो उसे सबसे पहले शक होने लगता है। लोगों को रिश्तों में प्रेम से ज़्यादा झगड़े पर भरोसा होता है। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और बात मैंने वहीं पर ख़त्म कर दी, लेकिन अंदर कहीं एक डर फिर से सिर उठाने लगा था मेरे, क्योंकि मैंने अस्पताल में ये बहुत बार देखा था कि कई बार घाव भरने से पहले ही कोई उसे फिर से कुरेद देता है। उसी शाम रिया का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ बुझी हुई थी। उसने कहा कि क्या मैं अगले दिन घर आ सकती हूँ? मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली कि फ़ोन पर नहीं बता सकती माँ। रात भर मुझे नींद ठीक से नहीं आई। माँ चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना हो, बेटी की टूटी हुई आवाज़ उसे अंदर तक अस्थिर कर देती है। अगले दिन मैं बस पकड़कर उसके घर पहुंची। दरवाज़ा मेरे दामाद अमित ने खोला। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे उतर आए थे। घर में पहले जैसी सजावट अब भी थी। महंगे सोफे, बड़ी टीवी और शीशे की सेंटर टेबल के बीच ऐसा तनाव फैला था जैसे हर चीज़ अपनी कीमत वसूल रही हो। रिया किचन में खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि पिछले कई दिनों से वह ठीक से सोई भी नहीं है। मैंने पूछा क्या बात है? अमित ने धीरे से बताया कि फ्लैट बेचने की बात घर में तूफान बन गई है। उसके माता पिता कह रहे हैं कि छोटा घर लेने का मतलब समाज में नाक कटवाना है। रिश्तेदार ताने दे रहे हैं कि बिजनेस डूब गया, इसलिए अब बहू मायके वालों की सलाह पर घर बिकवा रही है अपना। मैं चुपचाप सब सुनती रही। इतने साल अस्पताल में काम करके मैंने एक बात जरूर समझ ली थी कि कई घरों में बीमारी शरीर में नहीं, अहंकार में होती है। आदमी भूखा रह लेगा लेकिन दूसरों को अपनी तकलीफ दिखने नहीं देगा। उस दोपहर पहली बार मेरी मुलाकात अमित के पिता से खुलकर हुई। वह ड्राइंग रूम में बैठे थे और उनके चेहरे पर वही कठोरता थी जो अक्सर उन लोगों में होती है जिन्होंने ज़िंदगी भर इज्जत को इंसानों से ऊपर रखा हो। उन्होंने सीधे कहा कि मैंने उनकी बहू को बदल दिया है। पहले वह मायके की बातें कम करती थी, हमारी ज़्यादा सुनती थी, अब हर फैसले में अपनी माँ का नाम लेने लगी है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मैंने बहुत शांत स्वर में कहा कि अगर बेटी अपनी माँ की बात सुनने लगे तो इसमें क्या बुराई है? वह थोड़ा तीखे स्वर में बोले कि हर घर की अपनी मर्यादा होती है। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा कि मर्यादा मर्यादा वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ बहू को हर समय मायके की रकम से तोला जाने लगे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमित ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। बरसों तक चुप रहने वाली औरत जब बोलना सीख जाती है ना तो फिर उसकी आवाज़ सिर्फ अपने लिए नहीं निकलती। मैंने उनसे कहा कि बड़ा घर रखने से परिवार बड़ा नहीं हो सकता। कई बार छोटे घरों में ज़्यादा सुकून रहता है क्योंकि वहाँ दिखावे का बोझ कम होता है। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। उस पल मुझे अपने पति की याद आ गई। अगर वो होते ना तो शायद ये सब सुनकर टूट जाते, लेकिन मेरे भीतर अब डर से ज़्यादा थकान थी। मैंने बस इतना कहा कि साहब, पैसा कभी किसी घर को नहीं बचाता, बस थोड़ी देर के लिए लोगों का सच जरूर छिपा देता है। असली रिश्ते तब दिखाई देते हैं जब घर की दीवारों पर दरार पड़ती है। उस रात देर होने के कारण मैं रिया के घर पर ही रुक गई। देर रात जब सब लोग सो गए तब वह मेरे पास आकर बैठी, मुझसे बातें करने लगी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने कहा कि शायद उसने छोटा घर लेने का फैसला जल्दी में कर लिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बच्चे बाद में उसे दोष ना दें। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बच्चे बड़े होकर महंगे पर्दे याद नहीं रखते बेटा, उन्हें बस ये याद रहता है कि घर में हर रात लड़ाई होती थी या हंसी। उसने सिर मेरे कंधे पर रख दिया। बरसों बाद मुझे फिर वही छोटी बच्ची महसूस हुई जो जो स्कूल के पहले दिन डरकर मेरी साड़ी पकड़ लेती थी, जो किसी भी तेज आवाज़ से डरकर मेरे पास भाग कर आती थी। अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया। फ्लैट आखिर बिक ही गया। रिश्तेदारों ने बातें बनाई। किसी ने कहा बिजनेस खत्म हो गया, ज़्यादा दिखावा करने वालों के साथ यही होता है। किसी ने कहा बहू ने पति को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन पहली बार रिया और अमित ने दूसरों की आवाज़ों से ज़्यादा अपने घर की शांति को महत्व दिया। उन्होंने शहर के दूसरे हिस्से में छोटा सा 3 कमरों का फ्लैट ले लिया। वहाँ बालकनी छोटी थी, पार्किंग तंग थी और लिफ्ट भी कई बार अटक जाती थी, लेकिन उस घर में तनाव कम था। रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। अमित अब देर रात तक शराब पीकर चुप नहीं बैठता था।
रिया रिया भी हर समय तुलना में नहीं जलती थी। कई बार जिंदगी इंसान को सिखाती है कि सुकून हमेशा सुविधा से बड़ा होता है। धीरे धीरे अमित का बिजनेस भी अब संभलने लगा। उसने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे भागना छोड़कर छोटे छोटे लेकिन ईमानदार काम लेने शुरू किए। आमदनी कम थी लेकिन घर में डर कम हो गया था। एक शाम वह मेरे घर आया और मेरे सामने बैठकर बोला कि उसने कभी समझा भी नहीं कि औरतों पर कितना दबाव होता है। ससुराल की इज्जत बचाओ, बच्चों को संभालो, पति का साथ दो, घर देखो और ऊपर से मायके का सम्मान भी बचाए रखो। उसने सिर झुकाकर कहा कि जब बिजनेस डूब रहा था तब उसे अपनी सफलता से ज़्यादा ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। इसीलिए वह भी अनजाने में रिया पर दबाव डालने लगा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि आदमी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अपनी हार का वजन घर की औरत पर रख देता है। औरत अगर टूट जाए तो पूरा घर बिखरता है। अब धीरे धीरे समय थोड़ा और आगे बढ़ा। मेरे घुटनों का दर्द अब बढ़ने लगा था। डॉक्टर ने सीढ़ियाँ कम चढ़ने को कहा। पहले मैं अपनी तकलीफ छुपा जाती थी लेकिन अब रिया हर दूसरे दिन आ जाती। कभी तेल से मालिश करती, कभी ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाती और कभी कभी मेरे लिए दलिया बनाकर डांटती कि मैं दवा समय पर नहीं लेती। वह हर छोटी बड़ी चीज़ में मेरा ध्यान रखती। कई बार उसे देखकर मुझे लगता कि शायद रिश्ते पूरी तरह टूटते नहीं हैं कभी भी, बस उन्हें समय पर सच का पानी मिल जाए तो। सूखी जड़ें फिर से हरी होने लगती हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हम सबको अंदर तक हिला दिया। वह जनवरी की ठंडी सुबह थी। मैं बाथरूम में फिसल गई। ज़्यादा चोट तो नहीं आई लेकिन कुछ देर तक उठ ही नहीं पाई मैं। पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़कर मुझे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। होश आया तो सबसे पहले मुझे मेरे सामने बैठी रिया दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें रोने से सूज चुकी थी और हाथ हाथ लगातार मेरे माथे पर फिर रहे थे। मैंने धीमे से कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वह फूट पड़ी। उसने रोते हुए कहा कि अगर वह उस दिन कुछ हो जाता तो वह ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कई बार डर इंसान को लालची नहीं जिम्मेदार भी बना देता है। फ़र्क बस इतना है कि उसे सही समय पर सही दिशा मिल जाए। अस्पताल से लौटने के बाद रिया ने जिद कर दी कि मैं अब अकेली नहीं रहूँगी। मैंने मना किया। मुझे अपना घर छोड़ना मंजूर नहीं था। इस घर की दीवारों में मेरे पति की हंसी थी, मेरी जवानी की थकान थी और मेरी पूरी ज़िंदगी की गंध इसी में बसी हुई थी। हर एक चीज़ से मुझे जुड़ाव था। तब उसने एक अलग रास्ता निकाला। उसने अपने नए फ्लैट के पास ही मेरे लिए छोटा सा किराए का घर ढूंढ लिया। उसने कहा कि मैं अपनी आज़ादी भी रखूं और ज़रूरत पड़ने पर वह 5 मिनट में पहुंच भी सके। पहली बार मुझे लगा कि मेरी बेटी अब सच में बड़ी हो गई है, क्योंकि परिपक्वता का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी उठाना नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि इंसान सामने वाले की जगह और उसकी आदतों की इज्जत करना सीख जाए, वो भी समय रहते। नए घर में शिफ्ट होने वाले उस दिन उसने मेरी वही पुरानी स्टील वाली अलमारी खुद साफ़ की। जब उसे वो पुरानी डायरी मिली तो कुछ सेकंड तक वह उसे देखती ही रही। आंखें बंद किया और फिर वापस से मुझसे पूछने लगी। उसने धीरे से पूछा कि क्या अब भी मैं इसे संभाल कर रखूँगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, क्योंकि ये सिर्फ खर्चों का हिसाब नहीं है बेटा, ये उस औरत की कहानी है जिसने अकेले डरते हुए भी हार नहीं मानी। रिया ने डायरी बंद की और उसे बहुत संभाल कर वापस अलमारी में ही रख दिया। इस बार उसके हाथों में शर्म नहीं, सम्मान था। समय के साथ बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। एक दिन मेरी नातिन स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए फैमिली पर निबंध लिख रही थी। उसने अचानक रिया से पूछा कि नानी ने आपके लिए सबसे बड़ा क्या क्या किया है माँ। मैं वहीं बैठी स्वेटर बुन रही थी। मुझे लगा रिया शायद कहेगी कि मैंने उसकी शादी करवाई, उसको पढ़ाया लिखाया या मुश्किल समय में पैसे दिए, लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि रिश्ते सुविधा से नहीं सम्मान से चलते हैं। उस पल ये सब सुनकर मेरी आंखें भर आई। शायद हर माँ को ज़िंदगी में आखिर यही तो चाहिए होता है, उसके त्याग की कीमत नहीं, बस उसकी नीयत की समझ। साल बीतते गए, मेरे बाल और अधिक सफ़ेद होते चले गए, चाल और ज़्यादा धीमी हो गई, लेकिन घर का माहौल अब बदल चुका था। अब त्योहारों पर सिर्फ मिठाई नहीं आती थी, साथ बैठकर बातें भी होती थी। अब रिया जब मेरे घर आती तो बैंक बैलेंस की नहीं, मेरे ब्लड प्रेशर की चिंता करती, मेरी दवाइयाँ देखती, समय पर उनकी व्यवस्था करती। अमित अब मुझे माँ कहकर बुलाता था और सच में उस शब्द का सम्मान भी करता था। कई बार शाम को हम सब बालकनी में बैठते, बच्चे नीचे खेलते रहते, रिया चाय बनाती और मैं दूर आसमान में डूबते सूरज को देखती रहती। मुझे लगता जैसे ज़िंदगी आखिर इतने साल बाद थोड़ा शांत बैठी है। एक रात रिया मेरे पास बैठी थी।
उसने अचानक पूछा कि क्या मैंने उसे उस दिन माफ़ कर दिया था जब वह अकाउंट का कंट्रोल मांगने आई थी। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा कि माएँ अपनी औलाद को माफ़ नहीं करती बेटी, वो बस दर्द को धीरे धीरे प्यार के नीचे दबा देती हैं। लेकिन कुछ बातें इंसान को हमेशा याद रहती हैं, ताकि अगली बार रिश्ता टूटने से पहले वह सच बोल सके। वह चुपचाप मेरी गोद में सर रखकर फिर से लेट गई। उसके बालों में अब हल्के सफ़ेद धागे उतरने लगे थे। बड़ी हो रही थी वो भी। समय सिर्फ माँ को बूढ़ा नहीं करता, एक दिन बेटी को भी उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ उसे अपनी माँ समझ में आने लगती है। उस रात जब वह वापस जाने वाली थी तो मैंने दरवाजे पर छोड़ते हुए उसे आवाज़ दी। वह पलटी। मैंने कहा कि अगली बार आते समय खाने के लिए कुछ मत लाना, बस थोड़ा समय लेकर आना मेरे लिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इंसान को चीज़ों की नहीं, साथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया, फिर जाते जाते बिल्कुल बचपन की तरह मेरे गाल को चूम लिया। और दरवाज़ा बंद होने के बाद मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। घर में हल्की सी हल्दी और चाय की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। अलमारी के भीतर वह पुरानी डायरी अब भी रखी थी, लेकिन अब वह शिकायत की तरह नहीं थी, वह गवाह की तरह लगती थी। इस बात की गवाही कि माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता अपने बच्चों के लिए। बस कभी कभी उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। बच्चों को समझाना पड़ता है कि माँ के लिए बच्चे कभी पराई नहीं होते, और शायद हर घर में कहीं ना कहीं एक ऐसी डायरी ज़रूर छिपी होती है जिसमें पैसों से ज़्यादा कुर्बानियों का हिसाब लिखा होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ बच्चों को वह डायरी बहुत देर से पढ़ने को मिलती है और कुछ को जल्दी। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी कहानी में। राधे कृष्ण दोस्तों।